आज सुनिए हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध और बेजोड़ लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी खेल खेल में। मालती जोशी मैम सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त थीं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मम्मी, बबलू पिनकता हुआ कोई तीसरी बार भीतर आया होगा। क्या है रे? मैंने बेजारी से पूछा। दोपहर को सारे काम निपटा कर 5 मिनट शांति से लेटना चाहती हूँ, पर बच्चों के मारे वो भी नहीं हो पाता। पता नहीं इन लोगों के स्कूल कब खुलेंगे। मेरा बस चले तो गर्मियों की छुट्टियाँ ही बंद करवा दूँ। लू लपट के डर से दिन भर घर में छेंक कर रखना पड़ता है, और ये हैं कि लड़ झगड़ कर जैसे मेरे प्राण ले लेते हैं। मम्मी, वो बदस्तूर मुझे झकझोर रहा था। दीदी को देखो ना। क्या देखूं? हमें नहीं खिलाती। पिंकी, मैं ज़ोर से चीखी। क्या है मम्मी? उसने वहीं से पूछा। जानती है ना कि भीतर आना खतरे से खाली नहीं है। भैया को खिलाती क्यों नहीं अपने साथ? खिला तो रहे हैं, ढीठ सा उत्तर आया। कहाँ खिलाती हैं? बबलू मुंह फुलाकर बोला। हमें हरिया बनाती हैं, बार बार बाजार भेजती हैं। इतना ताव आया मुझे। वारी लाडो, मेरे छौने को नौकर बना दिया। दनदनाती हुई मैं बाहर आई। पिंकी, तुम्हें शर्म नहीं आती? पर उसे देखकर मैं क्रोध का असली मकसद ही भूल गई। मेरी कलफ प्रेस लगी प्रिंटेड साड़ी बांधे वो बड़ी तल्लीनता से अपनी गृहस्थी में डूबी थी। मैं तो तिलमिला गई। सत्यानाश करके रख दी ना साड़ी। मरा धोबी 1-1 रुपये ले लेता है आजकल। तुम्हें वो लाल वाली दी थी ना मैंने, फिर अलमारी क्यों छुई? रोज़ रोज़ क्या एक ही साड़ी पहनी जाती है? उसने रोनी सी आवाज़ में कहा। सहेलियों के सामने फटकार खाकर उसका चेहरा इतना सा निकल आया था, खासकर तब जबकि वो इन लोगों की मम्मी बनी हुई थी। पड़ोस की दोनों लड़कियां पिंकी से 1-2 साल छोटी हैं, इसलिए वो हमेशा उन पर रुआब गांठती रहती है। वे भी बड़े विनीत भाव से उसके आगे पीछे डोलती रहती हैं। तभी तो उन लोगों के आते ही बबलू दूध की मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया जाता है। और मुझे फिर अपना मंतव्य याद आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं गर्जी। अपने भैया को नौकर बनाती हो? तो क्या करें मम्मी, उसने ठुनकते हुए कहा। दिन भर घर में बैठा तंग जो करता रहता है। ये ना आंटी, बार बार खाने को मांगता है, स्वाति सुर में सुर मिलाकर बोली। ये लोग भी तो खाती हैं, बबलू ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आंटी, हम तो अपना हिस्सा बचा बचा कर खाती हैं, चपटी नाक वाली पूनम गाल फुलाकर बोली। ये तो अपना हिस्सा एकदम चट कर जाता है, बार बार कहाँ से दें? हमने ड्राइंग रूम सजाया था, सब बिगाड़ कर चला गया। पिंकी ने एक और शिकायत दर्ज की। शिकायतों का पुलिंदा जरा भारी हो चला था, इसलिए मैंने कुछ सोचकर तजवीज़ पेश की। देखो, ऐसा करो, इसे पापा बना दो, दिन भर दफ्तर में रहेगा, शाम को सब्जी लेने भेज देना। धत, पिंकी ने मुँह बिचकाया। ऐसे सड़े से आदमी को पापा कौन बनाएगा? बड़ी आई पापा वाली। मुझे भी ताव आ गया। बबलू को ज़बरदस्ती गोद में उठाकर मैं भीतर ले आई। तू तो मेरा राजा बेटा है ना, चल तुझे मैं तस्वीरों वाली किताब दिखाऊंगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। दीदी को तपने दे वहीं बालकनी में। बबलू को पलंग पर बिठाकर मैं अलमारी से वो पुस्तक निकाल लाई जो कि पिछले दिनों बच्चों की बुआ ने अमेरिका से भेजी थी। मैंने अब तक उसे बच्चों की और आस पड़ोस की नज़र से बचाए रखा था। बच्चों की पोशाकों के असंख्य नमूने थे उसमें। जितनी प्यारी पोशाकें थीं, उससे भी प्यारे बच्चे थे वे। मुझे तो हर लड़की की तस्वीर में पिंकी ही दिखाई दे रही थी। अभी कुछ क्षण पहले उस पर बरस रही थी मैं, पर अब बेतरह प्यार आ रहा था। उसकी बातें सोच सोच कर हंसी आ रही थी। नटखट भैया से छुटकारा पाने का कैसा बढ़िया समाधान खोजा था उसने। बस नौकर बनाकर बाजार दौड़ाते रहो। वो एक जिन्न की कहानी है ना कि काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। ये बबलू महाशय किसी जिन्न से कम थोड़े ही हैं। और कितनी ठसक के साथ पिंकी ने कहा था। धत, ऐसे सड़े से आदमी को पापा कौन बनाएगा? बात करने का ये अंदाज कहाँ से सीख लिया है उसने? वैसे उसका रोश वाजिब है। ये तीनों चारों लड़कियां पूरी दोपहर खेलती रहेंगी, उनकी आवाज़ तक नहीं आएगी, पर यह जाएगा, खेल बिगाड़ कर आएगा।
कटोरी भर नमकीन, मुट्ठी भर चना चिरौंजी, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ी सी सेवाधानी और 2 संतरों के सहारे वे पूरा दिन खींच लेंगी। उतनी सी पूंजी में गृहस्थी के सारे काम निपटा देंगी। सहेज कर रखना, बचा बचा कर खर्च करना, जैसे ये माँ के पेट से ही सीख कर आई हैं। और ये गधा एक बार में ही अपना हिस्सा डकार कर फिर शेर बन जाता है। मम्मी, बबलू गुनगुनाया, मैं बाहर जाऊं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उसे जबरन थपकते हुए कहा। चल, आज तुझे कहानी सुनाऊं। कौन सी सुनेगा? चोर सिपाही वाली। दोनों बच्चों की रुचियों में इतना फ़र्क है। पिंकी राजा रानी की, परियों की कहानियाँ सुनते नहीं अगाएगी। उसके लिए कहानी का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। कोई भी करुण प्रसंग छेड़ा नहीं कि उसे टप टप आंसू गिरने लगते हैं। कई बार तो उसके लिए मैंने कहानियों के अंत बदल डाले हैं। उसके लिए हर कहानी का सुखांत होना बहुत ज़रूरी है। बबलू को चाहिए राजकुमार की, डाकू की, शेर की साहस भरी कहानियाँ। ये मार दहाड़ वाली कहानियाँ सुनते उसकी अपनी भी मुट्ठियाँ तन जाती हैं, नथुने फड़कने लगते हैं। कई बार जोश में आकर वो पास रखी चीज़ को किक मार कर उछाल देता है। मेरी काम वाली बाई तो उसे गब्बर सिंह कहकर ही बुलाती हैं। कई बार मैं सचमुच चिंतित हो उठती हूँ, बड़ा होकर पता नहीं कैसा निकलेगा। इसकी महत्वाकांक्षाएँ भी अजीब हैं। हमेशा ट्रक ड्राइवर, ट्रैफिक पुलिस या बैंड मास्टर बनने के सपने देखता रहता है। इसके पापा मुझे जब तब चिढ़ाते रहते हैं, ये तुम्हारा लाडला बेटा बड़ा समझदार है, ज़्यादा खर्च नहीं करवाएगा, जल्दी अपनी रोजी रोटी कमाने लगेगा। ज़्यादा ऊंचे मत उड़िए, कोई बचत होने वाली नहीं है, मैं उनका मुंह चढ़ाकर कहती हूँ। वो आपकी नकचढ़ी ज़िंदगी भर की कमाई समेट कर ले जाएगी, देख लेना। मैं जक्का डाकू की लोमहर्षक कहानी सुना रही थी, पर जब बड़ी देर तक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैंने देखा बाएं घुटने की कमान पर दायां पैर टिकाए बबलू जी बिल्कुल पापा के अंदाज में लेटे सामने टकटकी लगाए हैं। उनकी दृष्टि का अनुसरण कर मैंने देखा कल ही कैलेंडर का पन्ना बदल गया था और नए पेज पर एक षोडशी आलीशान कार से टिकी खड़ी थी। बबलू जी एकटक उसे देख रहे थे और फिर एकदम उसने कहा, मम्मी, अपन ये कार लेंगे। अब कार वार सब तुम ही लेना बेटा, मैंने दर्शन भगारा, हम तो इस जन्म में लेने से रहे। मेरी कार में तुम बैठोगी ना? जरूर, अपने राजा भैया की गाड़ी में नहीं बैठूंगी क्या? पापा भी बैठेंगे। पापा का ठीक है, उसने कुछ सोच कर कहा, पर मैं दीदी को नहीं बिठाऊंगा। अरे पगले, दीदी क्या तब तक यहीं बैठी रहेगी? वो तो ससुराल चली जाएगी, अपनी कार में घूमेगी। ससुराल क्यों जाएगी? उसकी शादी नहीं होगी क्या? शादी के बाद सभी लड़कियां ससुराल जाती हैं। बुआ जी गई कि नहीं? बबलू कुछ क्षण इस संभावना पर विचार करता रहा। कार लेने का उसका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया था, क्योंकि असली मकसद तो दीदी को अपमानित करने का था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो बोला, मम्मी, मेरी भी शादी होगी। क्यों नहीं होगी? ज़रूर होगी। अपने राजा भैया की शादी में मैं ऐसी धूमधाम से करूँगी कि लोग देखते रह जाएंगे। ऐसी सुंदर चांद सी बहू लाऊंगी कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी ना मम्मी। ओ माँ, मैं तो निहाल हो गई। उसकी आंखों में छलकते स्नेह सागर को देखकर मैं तो जैसे लुट गई। मैंने उसे अपने से भींच लिया और बेतहाशा चूमने लगी। बीरबल के एक किस्से में पढ़ा था कि हर माँ की नज़रों में उसका अपना बेटा चांद का टुकड़ा होता है, पर क्या बच्चे के लिए भी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री उसकी माँ होती है? मेरे इस आकस्मिक भावावेग में बबलू कुछ देर तक तो खुशी से भीगता रहा, पर जल्दी ही ऊब गया। कसमसा कर बोला, मम्मी, मैं दीदी के पास जाऊं? तू भी बस, मैंने गुस्से में उसे परे ढकेलते हुए कहा। दुत्कारा जाएगा, फिर भी वहीं की रट लगाएगा। फिर उसे पुचकारते हुए कहा, आ, तुझे चिज्जी दूंगी, एक पूरा का पूरा आम दूंगी, दीदी से मत बताना। हाँ? वादे के मुताबिक मैंने सचमुच इसे एक साबुत आम दिया, 5-7 टॉफ़ियाँ दी, कटोरी भर खट्टा मीठा चिवड़ा दिया और बार बार उसे जताया भी कि ये सारी चीज़ें मैं दीदी से छिपा कर दे रही हूँ। वो निर्लिप्त भाव से सब कुछ ग्रहण करता रहा। फिर उसने अपना सारा खजाना एक प्लास्टिक की थैली में उलट दिया। ड्रेसिंग टेबल से एक रबर बैंड उठाकर उसे जतन से बंद करते हुए बोला, मम्मी, हमारी काली पैंट देना तो। इतनी गर्मी में पैंट पहनेगा? मैंने हैंगर उतारते हुए कहा।
उसने जवाब नहीं दिया। चुपचाप पतलून पहनकर बड़ी स्टाइल से शर्ट इन किया, फिर घंटे भर बैठकर जूता पहनता रहा। प्लास्टिक की एक संदूकची मैंने इन लोगों को दे रखी है, उसमें दुनिया भर का कबाड़ भरा रहता है। माचिस की खाली डिबिया, चूड़ियों के टुकड़े, सीपियाँ, रंगीन पत्थर, कंचे और न जाने क्या क्या। अपनी धूप वाली कैप पहनकर बबलू ने वही संदूकची उठा ली और बाहर की ओर चल पड़ा। एक हाथ में नाश्ते की थैली भी थी। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसके पीछे पीछे दरवाजे तक चली गई। दीदी, उसने सहमी सी आवाज़ में पुकारा। इधर नहीं आना, कहे देते हैं। हाँ, दीदी ने वार्निंग दी। हम हैं ना, बबलू ने साहस बटोरा। हम जयपुर वाले ताऊ जी हैं, तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं। इस घोषणा के बाद वातावरण थोड़ा बदला। दीदी के तेवर थोड़े ढीले पड़े। महिला मंडल में कुछ खुसुर फुसुर हुई, सलाह मशवरा हुआ। लाख कुछ हो, ताऊ जी का अपमान तो नहीं किया जा सकता। बबलू भी इस बात को जानता है। दीदी अपने से तो उसे ये सम्मान कभी नहीं देती, लेकिन जब बबलू ने अपने आप ही वो पदवी धारण कर ली तो उपाय क्या है? अब तो स्वागत करना ही पड़ेगा। बबलू जी बड़ी गंभीर मुद्रा बनाए धीरे धीरे घर में दाखिल हुए। एक कोने में पड़ा हुआ मूढ़ा किसी ने आगे कर दिया था। बबलू जी उस पर आसीन हो गए। पिंकी ने साड़ी का पल्ला माथे पर खींचकर झटपट उनके पैर छुए। स्वाति और पूनम को भी वैसा ही करने के आदेश दिए। फिर ताऊ जी के लिए गिलास में पानी आया, छोटी सी कप प्लेट में चाय आई। फिर उन्होंने अत्यंत कृपावंत होकर हाथ की थैली पिंकी को पकड़ाई। बहू, ये बच्चों के लिए मिठाई है। पिंकी ने थैली झपट ली, खोलकर देखी और संतुष्ट भाव से बच्चों को थोड़ा थोड़ा देकर बाकी सामान सहेज कर रख लिया। ताऊ जी कनखियों से देखते रहे, पर उनके हिस्से में कुछ न आया। वे बच्चे थोड़े न थे। पिंकी बड़ी घाघ है, उसने पूनम से कहा। जाओ ताऊ जी से कहो पानी तैयार है, आप नहा लें। अब हुई ना मुसीबत, नहाओ भी, फिर पूजा भी करो। घंटे भर तक ठाकुर जी के सामने नाक दबाकर बैठे रहो, घंटी बजाते रहो। ताऊ जी बनना तो बड़ा महंगा पड़ रहा था। नाश्ते का सामान पिंकी के कब्जे में था और यहाँ ये हाल था कि भूखे भजन न होए गोपाला। बबलू कोई कम थोड़े ही है। उसने फटाफट गाड़ी ओम जय जगदीश हरे लाकर खड़ी कर दी और कहा, बहू जरा भोग तो देना। पिंकी को झक मार कर पूरा थाल सजाना पड़ा। ठाकुर जी से तो बेईमानी हो नहीं सकती थी ना। ताऊ जी ने प्रसाद का थाल देखा तो खुश हो गए। थोड़ा सा बच्चों को पकड़ाया और बाकी स्वयं उदरस्त कर गए। फिर परम तृप्त भाव से बोले, बहू झोला देना, जरा सब्जी ले आऊँ। पिंकी खुश कि थोड़ी देर को तो बला टली। सिर का पल्ला था कि बार बार खिसका जा रहा था। उसी समय स्कूटर का परिचित हॉर्न सुनाई दिया और ताऊ जी झोला फेंक कर नीचे की ओर भागे। बहू रानी ने भी साड़ी उतार फेंकी और वो सीढ़ियों की ओर लपकी। स्वाति और पूनम भी उनके पीछे हो लीं। उनके पापा के आने का समय भी हो चला था। यहाँ से वहाँ तक पसरी हुई अपनी साड़ी को तहाते हुए मैं बालकनी का मुआयना कर रही थी। आज फिर मुझे इनकी डांट खानी है। सुबह जब घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं तब भी घर ऐसा ही बेतरतीब फैला होता है। इनके लिए समय पर खाना तैयार करने की हड़बड़ी में दूसरा कुछ हो ही नहीं पाता। सब कामों से फुर्सत होकर दोपहर में सब वैसे का वैसा हो जाता है। वे जब घर में दाखिल हुए तब मैं कमर में पल्ला खोसे पिंकी की बिखरी गृहस्थी समेट रही थी और वो बड़े मज़े से पापा की बाहों में झूलती हुई शाम की सैर की फरमाइश कर रही थी। पापा के कंधे पर चढ़ा बबलू उसके समर्थन में तालियां बजा रहा था। अभी आप सुन रहे थे एक हल्की फुल्की सी बड़ी प्यारी सी कहानी खेल खेल में, जिसे लिखा था मालती जोशी मैम ने। आशा है कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।